मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारी खास मेहमान हैं रोमा जी, जो कैरियर काउंसलर हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं रोमा जी का। नमस्कार, थैंक यू शैलेंद्र जी। और रोमा जी से आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैरियर के बारे में जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, कोई जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है, साथ ही साथ आरक्षण जैसी कोई समस्या नहीं है। और आज ये जो करियर है, ये जो जॉब है, ये सिर्फ जॉब और करियर नहीं है, ये हमारे लाइफ स्टाइल का, हमारा जो रोज का दिनचर्या है उसका भी हिस्सा बन गया है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा करियर है, तो अब इस बारे में विस्तार से आपको बताएंगी रोमा जी। लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि रोमा जी खुद के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को बताएं, जिससे कि हम आप तक की बात पहुंचा सके कि रोमा जी की अपनी शख्सियत क्या है। रोमा जी। नमस्कार साथियों, शैलेंद्र जी बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें इनवाइट किया आज के इस वार्तालाप के लिए। तो जो साथीगण हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि मैं रोमा बच्चानी गुप्ता हूँ, लखनऊ की ही हूँ और आपके बीच ही पली बड़ी हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है NIFT दिल्ली से और उसके बाद हमें लॉ के फील्ड में आगे बढ़े। इस समय हम लोग लॉ प्रेप ट्यूटोरियल नामक संस्थान चलाते हैं, जो कि इंडिया का एक बड़ा ही प्रख्यात नाम है लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का। और पिछले 21 साल से ये चल रहा है, जोधपुर से ओरिजिनेटेड है, लखनऊ में हमारी 2 ब्रांचेस हैं एंड करीब 50,000 से ज्यादा बच्चों को हमने ट्रेन किया है और इस समय वो सक्सेसफुल लॉयर्स होके अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे सेटल्ड हैं। इसके अलावा मैं एक कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी हूँ और कई संस्कारी और गैर संस्थाओं के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। तो ये एक छोटा सा बस मेरा इंट्रोडक्शन है। एंकरिंग भी करती हूँ। एंकरिंग बाय डिफॉल्ट है। कुछ सरकारी प्रोग्राम्स में हमेशा इनवाइटेड रहती हूँ, तो एंकरिंग चलती रहती है, जो कि मेरा मेन काम नहीं है, बट खुश हूँ कि लोग इनवाइट करते हैं बोलने के लिए। आपका मेन काम जो है वो कैरियर काउंसलिंग है। जो मेरा मेन काम है वो बच्चों को गाइड करना है और खासकर लॉ की फील्ड में गाइड करना है। जो लोग लॉ करना चाहते हैं, जो लोग लॉ करना चाहते हैं और उसमें अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं। और अभी तो लॉ में एक नया नियम आया है। पहले होता था कि LLB आप ग्रेजुएट करने के बाद LLB करते थे, अब आप 12 के बाद भी कर सकते हैं। देखिए शैलेंद्र जी और बाकी के साथियों को बता दूं, आज भी आप ग्रेजुएशन के बाद LLB करते हैं, जो कि 3 साल का 3 वर्ष का प्रोग्राम होता है और सबसे पॉपुलर 3 वर्ष के प्रोग्राम का LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। जो लेकिन इंडिया का सबसे पॉपुलर कोर्स है इस समय, जो क्लैट के थ्रू है। क्लैट एक एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसका फुल फॉर्म है। वो 5 इयर्स LLB प्रोग्राम के लिए है। जो बच्चा 12th मिनिमम जिसकी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को 45% मार्क्स के साथ 12th पास होना चाहिए। अच्छा। या 12th में वो हो इस एग्जाम को हिस्सा ले सकता है, वो उसमें प्रतियोगिता लिख सकता है, जो कि अमूमन हर साल, वैसे तो अगर इस कोरोना काल की बात हम छोड़ दें तो हर साल सेकेंड संडे, मई के सेकेंड संडे को हर साल होता है। जिसमें टोटल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, सरकारी जो यूनिवर्सिटी। इस एग्जाम के जरिए उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। इंडिया में 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, मैं बता दूं, क्योंकि ये भी शायद इन्फॉर्मेशन कई लोगों को नहीं पता होती है, जिसमें से 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्लैट के थ्रू अपना यहाँ एडमिशन लेते हैं। अच्छा। और केवल एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, विच इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, जो कि फर्स्ट संडे ऑफ मई को होता है। इस साल के और पिछले साल के अलावा ये डेट हमेशा स्थिर रही है जी। अच्छा, तो अब पहले हम कैरियर पे बात करें कि जो लॉ का कैरियर है वो कितना उपयोगी है और कहाँ कहाँ लॉ करने के बाद लोग जॉब कर सकते हैं। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो हम लोग स्कूलों में जाके बर्स्ट करते हैं और स्टूडेंट्स से खासकर उनके बीच जाके ये बात करते हैं। कम से कम 20 तरह के करियर ऑप्शंस हैं लॉ करने के बाद। अच्छा। अब वो समय चला गया कि जब कोई सफेद टाई और काला कोट पहन के सिर्फ वकील बनता था और लिटिगेशन, जिसको लिटिगेशन कहते हैं, हालांकि आज भी बहुत अहम हिस्सा है लॉ का लिटिगेशन करना। लेकिन लिटिगेशन के अलावा मैं बता दूं, लॉयर्स चाहे हम एक छोटी सी दुकान चला रहे हो या एक बड़ा सा इंडस्ट्री चला रहे हो, आपको लीगल एडवाइजरी की जरूरत हर चीज में है। तो आप NGO कह लीजिए, आप बैंक कह लीजिए, आप IT कंपनीज कह लीजिए, आप नॉन IT कंपनीज कह लीजिए, आपका कोको कोला, पेप्सी, ये सब हुआ,
एवरीवेयर देयर इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉयर। मतलब जैसे जैसे कानून का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसकी बंदिशें बढ़ती जा रही हैं, या वो तमाम चीजों में इंटरवेन करने लगा है, वैसे वैसे अब लोगों को और कानून की जानकारी होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कानून की पढ़ाई या लॉ की स्टडी केवल एक फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, ये आपकी जीवन शैली का हिस्सा है। और जिसका इंटरवेंशन, जैसा कि आपने कहा, पहले इतना नहीं था और अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी जरूरत भी अब लोगों को महसूस होने लगी है। तो मैं बहुत खुश हूं कि पहले अगर आप अपने ग्रैंडफादर या उनके अपने फादर के टाइम पे देखें तो बैरिस्टर बनना बड़ा एक प्रेस्टिजियस चीज होता था। और लोग कहते थे हमारे पुत्र लंदन गए हैं और बैरिस्टर बनना चाह रहे हैं। तो उस समय लॉ बहुत ही टॉप नॉच करियर माना जाता था। बीच में ये चीज कहीं खो गई और पिछले 10-12 साल से यदि आप देखें तो अभी बहुत सारे यंगस्टर्स लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हर एक को अपने अधिकार पता होने चाहिए, वो क्या कर रहे हैं ये उनको पता होना चाहिए। तो लॉ एक जीवन शैली है, ये मैं कहूंगी। तो ये माना जाए कि जो हर कोई ऑफिस है, कोई संस्था है, तो वहां पे एक लॉ ऑफिसर जैसी जगह धीरे धीरे क्रिएट होंगी और अभी भी हो रही हैं। तो वहां एक तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो गई, उसके बाद वो फ्रीलांस अपना भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि अगर आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपका सीए का पकड़ लूं, तो जैसा कि एक सीए होता है, तो सीए आपके तमाम बैंक और संस्थानों का ऑडिटर भी रहता है, प्लस खुद की भी प्रैक्टिस करता है। मतलब आर्थिक रूप सीए देखता है। हाँ। और जो कानूनी लीगल रूप हो उसको आपको लॉयर के पास जाना ही पड़ेगा। एक छोटी सी मैस्कॉम की रिपोर्ट थी 2018 की शायद, अगर मैं सही याद है मुझे, तो उसमें ये कहा गया था 2022 तक के 79,000 जॉब्स आएंगी फ्रेश लॉ के करियर में इंडिया में। और अभी अगर मैं सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी मिला लूं तो करीब 5,000-6,000 सीटें हैं। यानी अब आप देखिए कि गैप कितना ज्यादा है। आईआईटी में जो टॉप प्लेसमेंट था मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर 45 लाख का, उसी की जितना ही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर के टॉप स्टूडेंट का प्लेसमेंट था। सो गॉन आर द डेज जब लोग कहते थे कि लॉ करेंगे तो नौकरी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, ये मिथ भी अब खत्म हो गया। और तमाम जो बहुत सारे लोगों ने लॉ किया भी है, वो जो अपने फील्ड में सक्सेस रहे हैं, चाहे वो राजनीति में रहे हों, फिल्म में रहे हों, या समाज सेवा के किसी भी क्षेत्र में, वो भी लॉ की पढ़ाई करते ही हैं। बिल्कुल करते हैं सर। गांधी जी भी बैरिस्टर थे। जी, गांधी जी भी बैरिस्टर। अभी भी बहुत सारे नेता ऐसे अगर मैं दो बहुत ही प्रोमिनेंट नाम बताऊं जो जिससे हमारी यूपी की जनता खासकर रिलेट कर पाएगी, सुषमा स्वराज जी, शी वॉज अ लॉयर। और देखिए वो बहुत ही अच्छी प्रवक्ता भी थी। तो अगर कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है और उसको पता है कि वो क्या बोल रहा है, उसको जानकारी है कि वो क्या बोल रहा है, तो वो बहुत अच्छे से अपनी बात को जनता के समक्ष रख सकता है। ये लॉ के दौरान ही सीखा जा बिल्कुल सीखा जा सकता है। और ये आप तब सीख सकते हैं जब आप खड़े होकर एक्चुअली मूड कोर्ट में बोलें और अपने पक्ष को रखने की जानकारी लें। तो सुषमा स्वराज जी। और दूसरा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिसको यूपी की जनता बहुत रिलेट कर पाएगी, वो है मायावती। तो ये दोनों ही अपने आप में बड़ी सशक्त महिलाएं हैं। सुषमा स्वराज जी थी, स्वर्गीय हैं, लेकिन मायावती जी भी देखा जाए तो अपने आप में बड़ी सशक्त महिलाओं के रूप में मानी जाती हैं। और बिल्कुल रीसेंट का एग्जाम्पल बताऊं तो कमला हैरिस, जिसके लिए दुनिया इस समय गा रही है, एंड शी हैज ऑल्सो स्टडीड लॉ। तो अगेन आई विल से कि अगर कोई लॉ करता है तो वो कई तरह से अपने आप को सक्षम बना पा रहा है लॉ की तैयारी करके। अच्छा, जिसे हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि इसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब किसी भी उम्र में आप एलएलबी की पढ़ाई या कानून की पढ़ाई कर सकते हैं। जी। 2018 में ये हुआ था। इससे पहले तक 21 वर्ष की आयु की लिमिट थी। अच्छा। और 2018 में सरकार ने कहा कि लॉ एक ऐसा पढ़ाई है जिसके लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। तो वो आयु सीमा को हटा दिया गया था, एज लिमिटेशन को। एंड नाउ एनीबडी हु इज 12th पास, एनी जेंडर, एनीबडी हु इज 12th पास, वो किसी भी अपने लाइफ टाइम के दौरान लॉ की पढ़ाई कर सकता है। तो ये उसकी अपनी चॉइस रहेगी कि वो 5 साल करना चाहे या 3 साल, पर वो अपनी पढ़ाई कर सकता है। अच्छा, जैसे पढ़ाई उसने कर लिया, तमाम बार काउंसिल्स होते हैं जिनमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना, तो क्या वहाँ कोई एज लिमिट है या वहाँ नहीं, वहाँ पे भी कोई एज लिमिट नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बार काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको LLB करना होगा और दैट इज द ओनली थिंग। उसके बाद यदि आप लिटिगेशन में जाना चाहें तो बार काउंसिल के लिए भी एक छोटा सा एग्जाम आपको लिखना होता है। अच्छा। जो बार काउंसिल का खुद का एग्जाम होता है। यदि आपने पढ़ाई की है तो आप आराम से उसे लिख लेंगे और लिटिगेशन में जा सकते हैं।
पर कोई जरूरी नहीं है हर आदमी लॉ करके लिटिगेशन करे। अच्छा। जो आजकल के यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा सम्मोहित करता है जो सेगमेंट, वो है कॉर्पोरेट लॉ का। अच्छा। कॉर्पोरेट लॉ इज द मेन सेगमेंट जिसमें इस समय यंगस्टर्स बहुत जिनका रुझान रहता है। जैसे कि मैंने बताया बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या यूनाइटेड नेशंस हैं या क्रॉस हैं या एनजीओज हैं, इनफैक्ट आपका एसबीआई बैंक है, आईसीआईसी, इन सबकी वैकेंसीज आती हैं लॉ के लिए और ये सारे के सारे कॉर्पोरेट लॉ के दायरे में आते हैं। अच्छा। और अभी तो फैमिली कोर्ट्स के भी तमाम मामले आने लगे हैं, परिवार में बहुत सारे झगड़े होने लगे हैं। सर फैमिली कोर्ट के मामले हमेशा से आते थे। हाँ, अब ये है कि फैमिली के अंदर सॉल्व नहीं किए जाते हैं और थोड़ा सा बाहर ले जाया जाता है। तो जी आने अभी बहुत सारे केसेस फैमिली कोर्ट के भी बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी एक अवसर है जो एक्चुअली एक सामाजिक चीज है कि अगर आप सीख रहे हो, लॉ की जानकारी है, तो आप वहाँ भी एक बदलाव कर सकते हो जो बहुत जरूरी है। सर फैमिली कोर्ट भी लिटिगेशन के ही अंदर आता है, मैं आपको बता दूं। चाहे आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहें या सिविल लॉयर बनना चाहें, तो ये दो ही सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो आपकी चॉइस है, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इसमें मेजर चूज करना होता है। तो 2-3 साल जब आप कर लेते हैं तो लास्ट के इयर्स में यू हैव टू चूज योर मेजर, तब आप ये चूज कर सकते हैं कि आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं या सिविल लॉयर बनना चाहते हैं। अच्छा। वो फील्ड आपकी चॉइस होती है। अच्छा, अगर आप लॉ में LLB के बाद जी करना चाहें, जैसे LLM है या उसके आगे की पढ़ाई, तो वो क्या है बच्चों के लिए? 2 अवसर हैं आपके पास। एक तो मैं बता दूं, अगर आप LLB करते हैं तो उसके बाद नेचुरली आपके पास LLM यानी मास्टर्स करने का ऑप्शन है, जिसके लिए भी काफी अच्छे ऑप्शंस इंडिया में भी हैं और अब्रॉड में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग जो LLM करना चाहते हैं वो कई बार अब्रॉड जाके करते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी है या आपका कैम्ब्रिज वगैरह से, विच इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। पर यदि आप LLM नहीं करना चाहते तो दूसरा बहुत ही फैंटास्टिक ऑप्शन है कि आप जुडिशरी का पेपर लिख सकते हैं, PCSJ। और इसमें भी बड़ी अच्छी बात यह है कि जो PCSJ है, अब उसमें भी आप पहले तो ये था कि आप 10 साल जब लिटिगेशन करेंगे तभी आप PCSJ यानी जज बन सकते हैं। अब ये पाबंदी हटा दी गई है, तो एक फ्रेश ग्रेजुएट भी PCSJ लिख के छोटी सी उम्र में भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। और लखनऊ की ही अभी 2-3 साल पहले की हमारी स्टूडेंट रही हैं स्वरंजना, जो कि CMS की हैं। आई एम टेकिंग द नेम सो दैट यू ऑल नो एंड यू कैन रिलेट विद इट। वो महज 23 साल की उम्र में शी रैंक 1 एंड जज थी। तो और इनफैक्ट यूपी का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, पिछले 2 साल से काफी डिस्ट्रिक्ट जजेस, काफी यंगस्टर्स, करीब 100 करीब बच्चे पिछले साल भी जुडिशरी में यहाँ से उत्तीर्ण हुए हैं। वेरी वेरी गुड रिकॉर्ड इन यूपी हैज फॉर दैट। जब हम कानून की पढ़ाई की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि भाषा की, लोगों का ये कहना है जो स्टूडेंट हैं कि उसके लिए अंग्रेजी की बहुत जानने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी और हिंदी के बीच ऐसा कुछ है या हिंदी जानने वाले भी अच्छे से कर सकते हैं? देखिए, एंट्रेंस एग्जाम की जहां तक मैं बात करूं उसमें डेफिनेटली अंग्रेजी का रोल है एंड अंग्रेजी आना जरूरी है, क्योंकि अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी इंडिया में एक बहुत ही अटूट मुकाम है। ये लैंग्वेज और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट में काम करें या नहीं भी करें तब भी। तो ये तो आपको आनी ही पड़ेगी ये लैंग्वेज। इसके लिए हम लोग बैठे हैं, लेट मी टेल यू, इसके लिए हम सहायता करते हैं। बट एज अ कम्युनिकेशन ट्रेनर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहती हूँ कि जो भी लैंग्वेज आपकी बात को सीधे तरीके से लोगों तक पहुंचा सके वही आपकी लैंग्वेज है। और इंडिया में अभी भी मिक्स चल रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि केवल बहुत ही फराटेदार या बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश अगर आपको आती होगी देन यू कैन मेक इट इन लॉ। एंट्रेंस एग्जाम जो स्टूडेंट्स बात करते हैं उनका कहना है जो बुक्स हैं ज्यादातर लॉ की, जैसे मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, तो लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल में थोड़ा सा जो होता है ना कि थोड़ा जो टॉपर्स होते हैं वो चले जाते हैं, तो उनको माना जाता है कि भाई ये तो अंग्रेजी जान रहे हैं। जब लॉ की बात आती है या स्नातक जो LLB के BA की बात आती है तो होता है कि भाई वो उसमें जो एवरेज बच्चे हैं वो भी जाते हैं। तो क्या कानूनी किताबें उन एवरेज बच्चों के लिए कहीं पे बाधा बनती है जो अंग्रेजी में होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा आपने मुद्दा खोला, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले ही साल लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में भी बड़ा मेजर चेंज किया गया था। अब तक ये चल रहा था कि भाई लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश, रीजनिंग,
मैथ्स, लीगल, इस तरह के सेक्शन वाइज डिवीजन था। बट ये लास्ट ईयर इस चीज को हटा के इन्होंने पूरा पेपर जो है एक एप्टीट्यूड बेस कर दिया है, लीगल एप्टीट्यूड बेस कर दिया है। यानी अब उसमें केवल आपको अंग्रेजी पे नहीं, आपका मानसिक रूप में आप कितना समझ पाते हैं किसी सिचुएशन को, या आप रूल कैसे अप्लाई कर पाते हैं उस सिचुएशन में, ये पूरा पेपर पैटर्न उस तरीके से हो गया है। तो मैं कहूंगी इंग्लिश का रोल है, पर ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश का। आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप पेपर को समझ सकें, पर ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश ही माध्यम है उसका। दूसरी भाषाओं के जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बिल्कुल आप अगर 5 से 6 महीने लग के पढ़ाई करते हो, ये मैं स्टूडेंट्स को खासकर कहूंगी कि अगर आप 5 से 6 महीने लग के किसी अच्छी हेल्प यानी अच्छे गाइडेंस या गाइड या मेंटर के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो आप लॉ का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पर यह है कि डेडिकेशन इज द जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, डेडिकेशन इज द की। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट्स को और कुछ आप बताना चाहती हैं एक करियर गाइड के रूप में? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि कन्वेंशनल करियर्स जो बच्चे नहीं लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग हुआ या मेडिकल हुआ, अगर वो कन्वेंशनल करियर में नहीं जाना चाहते हैं तो लॉ एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, जिसमें आपका ये कॉर्पोरेट वाला पार्ट भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों को लगता है कि हम कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करें और लाखों के पैकेज हों, सो ये पार्ट आपका बहुत अच्छे से फुलफिल है। आने वाले दिनों में प्राइवेट कंपनीज की संख्या बढ़नी ही है। इनफैक्ट आजकल देखिए, पलायन तो हमेशा से इंडिया से हो ही रहे हैं, बच्चे ज्यादा अब्रॉड भी जाते हैं और जाते रहेंगे, ये चीज बंद नहीं होने वाली। सो दैट वे ऑल्सो लॉ इज गोइंग टू बी अ वेरी सॉट आफ्टर करियर ऑप्शन। केवल इंडिया में नहीं, पूरे देश वर्ल्ड में अगर आप देखें तो लॉ एक बहुत ही सॉट आफ्टर करियर ऑप्शन है। दूसरी चीज, ये इकलौता करियर ऑप्शन है, मैं फिर एम्फसाइज करूंगी, इकलौता करियर ऑप्शन है जैसे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा लिख सकता है। आप साइंस से हैं, आप पीसीएम लिए हैं, बायो से हैं, पीसीबी लिए हैं, कॉमर्स से हैं या ह्यूमैनिटीज से हैं, देयर इज नो लिमिटेशन, एवरीबडी कैन राइट दिस एंट्रेंस एग्जाम। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं जी, वो भी किसी और सर्विस से भी, वो भी लॉ करके और वकालत करना चाहते हैं। मैं पर्सनली कम से कम 10 से 15 ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 50+ हैं और इस समय लॉ परस्यू कर रहे हैं। एंड लखनऊ के कम से कम 6 से 7 प्रिंसिपल्स बड़े अच्छे स्कूलों की हैं जो हु आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, और अब उन्होंने लॉ में एनरोल किया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लॉ एक बड़ी रोचक स्टडी भी है। मैं ये नहीं मानती कि अब वो कॉर्पोरेट में जॉब करने जाना चाहेंगे या क्या, बट ये बड़ी एक रोचक फील्ड भी है। अगर आप इसे पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको इसमें मजा भी आएगा, क्योंकि रोजमर्रा में आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे, नई कहानियां रोज आपको मिलती हैं। आप रोजमर्रा में एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या आजकल देखिए, जैसे वो किसान उसका चल रहा है आंदोलन का, आप समझ पाएंगे कि ये लॉ में क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या अमेंडमेंट्स दिए गए हैं या क्या रेगुलेशंस पास हो रहे हैं। एंड केवल किसान वाला ही नहीं, जब आप छोटी से छोटी काम करते हैं, वोटिंग करना चाहते हैं या रोजमर्रा के मान लीजिए जीएसटी फाइल करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर यदि आपने लॉ पढ़ा। अगर आप अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो लॉ की पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ जब वो कहते हैं कि बड़े सारे ग्रांट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, महिलाओं को भी दिए हुए हैं, पर समझ में नहीं आते हैं या कैसे उनका एप्लीकेशन करें ये समझ में आता है। तो ये सब समझ में आने लगेगा, बहुत छोटे छोटे स्तर की चीजें आपको बेहतर समझ में आने लगेंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो लग्जरी टैक्सेस आप लोग भरते हैं या सर्विस टैक्स आप जो भरते थे रेस्टोरेंट में खाना खाके, आपका अधिकार है, आप उसे डिनाई कर सकते हैं कि हम ये सर्विस टैक्स नहीं दे, आप ये नहीं देना चाहते, आप मत दीजिए। तो ये आपको अक्सर ये बात पता ही नहीं होती है कि आप डिनाई कर सकते हैं इसको। तो ये सब चीजें आप जानने लगेंगे। तो साथियों, ये थी रोमा जी के साथ हमारी बातचीत कि अगर आपको अपने अधिकार जानना है तो कानून की पढ़ाई और कानून की जानकारी जरूरी है। खास तौर से हमारे जीवन में जिस तरीके से कानून का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसमें और भी ये चीज महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग फिर आपके उस पॉइंट पर रोमा जी के साथ एक डिस्कशन करेंगे आपके लिए। धन्यवाद। और रोमा जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।